रहीम। गुड इवनिंग नाज़रीन। प्रोग्राम द लॉ शो के साथ ज़ाकिर ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारा ये प्रोग्राम लाइव इंटरेक्टिव प्रोग्राम होता है जिसमें हम आपकी लाइव कॉल्स लेते हैं। आपको किसी किस्म का कोई कानूनी मसला है यूके में रहते हुए तो आप हमें इस प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको जो आपकी प्रॉब्लम है उस सिलसिले में गाइड कर सकें। चंद बातें जो कि मैं हर प्रोग्राम में रिपीट करता हूं और सबसे पहले ये कि नाज़रीन जब आप कॉल करते हैं तो बराह मेहरबानी जब आपकी कॉल थ्रू होती है अपने टीवी का वॉल्यूम ज़रूर बंद कर दिया करें ताकि बग़ैर किसी डिले और डिस्टर्बेंस की हमारी आपसे बात हो सके। उसके अलावा मेरी कोशिश होती है कि इस प्रोग्राम में हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। जो कॉलर्स हमें कॉल करते हैं उनसे बात हो सके। तो प्लीज़ जब आप कॉल करते हैं अपना सवाल मुख्तसर और एक तक महदूद रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि जब आपकी मुझसे इस प्रोग्राम में बात होती है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझसे बात करने के बाद भी अपने केस से रिलेटेड कोई भी अगला स्टेप उठाने से पहले किसी भी वकील के पास जाके डिटेल में अपना केस ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। वक्त मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता इस प्रोग्राम में कि मैं आपसे आपका केस डिटेल में डिस्कस कर सकूं। तो बराए मेहरबानी जब आपकी मुझसे बात होती है बेहतर होता है किसी कन्फ्यूजन से बचने के लिए आप किसी वकील से जाके डिटेल में अपना केस उसके बाद भी ज़रूर डिस्कस कर लिया करें। तो नाज़रीन ये तो चंद वो बातें हुई जो कि हर प्रोग्राम में मैं रिपीट करता हूँ। काफ़ी अर्से से ये प्रोग्राम हो रहा है अब तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ और करता हूँ कि आपको इस प्रोग्राम में इसका फ़ायदा हासिल हो रहा होगा और इंशाल्लाह जो है आपको वक्तन फ़वक्तन जो अपडेट्स आएंगी इमिग्रेशन यूके में इमिग्रेशन कवानीन के हवाले से वो भी मैं देता भी रहता हूँ और वक्तन फ़वक्तन जो आती रहेंगी मैं देता भी रहूँगा इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में। तो स्क्रीन पे नाज़रीन हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है। इसी नंबर पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे स्टूडियो का नंबर आ रहा है जिस पे आप कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। मैं देखता हूँ कि हमारे पहले कॉलर कौन है उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? जी मिसलो से बोल रही हूँ। मेरा एक सवाल है जी कि हमारी फर्स्ट टेरिबन में अपील थी तो उसका जैसे हमारी थर्सडे को हियरिंग थी तो आज जैसे हमें एक लेटर मिला उसमें लिखा है नोटिस फॉर द एडजॉर्नेड हियरिंग। जी बस मुझे यही पूछना था इसका क्या मतलब होता है? नोटिस फॉर द एडजर्न्ड हियरिंग उसका मतलब ये है कि जो आपकी कब हियरिंग थी? थर्सडे को थी, इस थर्सडे को। हाँ तो उन्होंने कोई दूसरी डेट दी है आपको उसमें उसका मतलब ये कि जी नहीं कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। अच्छा जो आपने मुझे जो बताया उससे समझ यही पड़ती है कि आप नोटिस फॉर द एडजर्न्ड हियरिंग की बात कर रहे हैं यानी कि हियरिंग जो है जो पहले आपकी जिस दिन मुख्तस थी अब उस दिन नहीं किसी और दिन होगी। इसका बेहतर तरीका ये है कि आप फर्स्ट टियर ट्राइब्यूनल उसमें नंबर भी दिया होगा अगर आपके वकील हैं तो आप उनसे भी बात करके कंफर्म कर लें कि जी डेट कहीं चेंज तो नहीं होगी। और अगर वकील नहीं है तो ख़ुद भी आप कोर्ट में अदालत में फ़ोन करके उनसे मालूम कर सकते हैं कि इस तरह हमारी थर्सडे को हियरिंग थी जो कि आपने मुझे लेटर मिला कि वो एडजर्न हो गई है। तो आया ये सही बात है और अगर सही बात है तो दूसरी हियरिंग कब होगी? हो सकता है अभी उन्होंने दूसरी हियरिंग जो है वो डेट अभी एलोकेट ना की हो लेकिन ये जो अभी आपकी थर्सडे को होनी थी तो शायद वो एडजर्न हो गई हो। लेकिन बेहतर है ये कोर्ट से आप फ़ोन करके कंफर्म कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा बोल रहे हैं? सर जी अकबर बात कर रहा हूँ जी। जी अकबर साहब बोलिए क्या सवाल है आपका? सर जी मेरे दो सवाल हैं। जी बोलें क्या कौन से दो सवाल हैं? मेरे पास इंडेफिनेट है 10 इयर्स की। किसके पास इंडेफिनेट है? मेरे पास इंडेफिनेट है जी जी। और मेरी बेटी के पास जनाब जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट है। हेलो अकबर साहब आपकी आवाज़ कट गई है मुझे आपकी कोई आवाज़। हेलो बीच में। हेलो जी अकबर साहब बोलिए क्या सवाल है आपका? हाँ सवाल ये है कि जनाब मैंने बताया ना आपको मेरे पास 10 इयर्स बेसिस के ऊपर इंडेफिनेट है और मेरी बेटी के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है जी। तो और मुझे अपनी वाइफ का जो है वो वीज़ा एक्सटेंशन करवाना है उसके इस कमिंग मार्च में जो है वो
10 साल पूरे हो रहा है। अच्छा। और वीजा भी एक्सपायर हो रहा है 22 अगस्त को। और सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह हो गए सर जी कि मेरी जॉब भी जो ना वो नहीं है अभी, और ना ही मैं 18,500 पूरे कर पा रहा हूँ। तो कुछ वकीलों से मशवरा किया, उन्होंने कहा FLRP वगैरह का डाल दे और किसी तरह इसको 6 महीने खींचा जाए तो भी हो सकता है। और दूसरा ये कि मेरा ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई करने में क्या मुझे प्रॉब्लम सामने आ सकती है अगर मैं अप्लाई करूँ 2 महीने बाद से? 2 महीने बाद मेरा पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। देखें, पहला जो है आपकी जो वाइफ से रिलेटेड जो सवाल है ना, तो जिनसे बात हुई, आप बिल्कुल सही है। अगर उनका 22 अगस्त को वीज़ा ख़त्म हो रहा है और उनका टाइम मेरे ख्याल में अगले साल मार्च में पूरा हो रहा है, ठीक है ना, 10 साल। हेलो जी जी, तो अगर उनका मार्च में पूरा हो रहा है तो बेहतर ये है कि FLRFP एप्लीकेशन कर दी जाए वीज़ा ख़त्म होने से पहले। एक तो ये कि आपकी एक बच्ची भी है ब्रिटिश, ठीक है, तो उस बेसिस पे भी मतलब आपकी वाइफ वही FLRFP एप्लीकेशन अपनी बच्ची की बेसिस पे, आपकी बेसिस पे, अपनी फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ की बेसिस पे करें। और फिर उस दौरान अगर 10 साल पूरे हो जाते हैं तो फिर वो एक दूसरी एप्लीकेशन करेंगी। एक्सक्यूज़ मी। अगर उस वक्त तक एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होती FP, तो फिर वो दूसरी 10 इयर्स की बेसिस पे एप्लीकेशन कर सकेंगी। जहाँ तक आपका ताल्लुक़ है 10 साल जो आपके पूरे होने की बेसिस पे आपको इंडेफिनेट मिला, अगर आपका साल पूरा हो रहा है 1-2-3 महीने बाद, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फिर नेशनैलिटी के लिए, एज़ लॉन्ग एज़ आपने इन 10 सालों में किसी किस्म की कोई इमिग्रेशन कंडीशंस ब्रीच नहीं की। आप जो है मुल्क से यानी कि UK से 5 साल के दौरान लास्ट 5 इयर्स में 15 मंथ्स इन टोटल बाहर ना रहें, और लास्ट 1 ईयर जब भी आप अप्लाई करते हैं तो लास्ट 1 ईयर में आप 3 महीने से ज़्यादा UK से बाहर ना रहे हों। लाइफ इन द UK और इंग्लिश टेस्ट तो आपने किया होगा वैसे ही इंडेफिनिट के लिए, और उसके अलावा गुड कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि आपकी किसी किस्म की कन्विक्शंस वगैरह नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। बहुत शुक्रिया अकबर साहब, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, हाँ जी सर, मैं तेजेंद्र बोल रहा हूँ। जी बजिंदर साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? हाँ जी सर, मैं EEA फैमिली मेंबर हूँ, मेरी वाइफ EU से है जी। और मेरे पास 5 ईयर रेजिडेंस परमिट है। तो आफ्टर 4 ईयर हमारा डिवोर्स हो गया। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि जो रेजिडेंस परमिट मेरे पास है 5 ईयर का, वो अभी वैलिड है या मुझे अभी अप्लाई करना पड़ेगा? और अनदर थिंग, मैं उस पर ट्रैवल कर सकता हूँ जो 1 ईयर मेरे पास लेफ्ट? देखें, बेहतर है कि आप अप्लाई करें अगर आपका डिवोर्स हो गया, लेकिन चूँकि 4 इयर्स बाद हुए, आपकी शादी के तकरीबन 4 इयर्स बाद हुए मेरे ख्याल में, और यानी कि शादी को 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका है जब आपकी डिवोर्स हुई है। अगर आप इस दौरान इकट्ठे रहे हैं कम से कम साल आपस में इकट्ठे रहे हैं एटलीस्ट, और आपकी वाइफ थ्रू आउट ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करती रही हैं और डिवोर्स के वक्त यानी कि डिवोर्स के वक्त भी ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करी थी, तो फिर आप इस बेसिस पे, और आप ख़ुद भी अभी काम कर रहे हैं, तो आप इस बेसिस पे फिर आप रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस हम इसको कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट मिला था वो उसको आप रिटेन करेंगे, अपने बेसिस पे आप वो कर सकते हैं। बेहतर है कि आप ये एप्लीकेशन करें। अगर आप नहीं चाहते कि आपको किसी किस्म की ट्रबल हो ट्रैवल करने में या वापसी में आने में, तो बेहतर है ये एप्लीकेशन कर दें अगर आप इन सारी चीज़ों पे पूरा उतरते हैं। ओके जी, ओके सर, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? विकास बात कर रहा हूँ मैनचेस्टर से। तो मैं 2006 से यूके में हूँ और 2012 में ओवरस्टे हो गया था और 2015 में मैंने साइलम डाला था। और लास्ट वीक मेरी हियरिंग थी जिसके दौरान में जज ने वैसे तो कुछ खास नहीं पूछा, सिर्फ उसने पूछा कि बच्चों की एजेस क्या हैं, क्योंकि बच्चों को भी इस महीने में 20 तारीख को 7 साल हो जाएंगे। तो उसने पूछा बच्चों की एजेस क्या हैं और मतलब कोई कब, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी हियरिंग कब थी? हेलो, तो हाँ जी आपकी हियरिंग कब थी? लास्ट वीक थी ना, फ्राइडे को। तो और उसने कोई खास नहीं पूछा, सिर्फ बच्चों की एजेस पूछी हैं और मतलब इसके अलावा कुछ नहीं पूछा। ठीक है, तो मैंने ये पूछना कि क्या चांसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आपकी असाइलम की हियरिंग थी, आपकी कोर्ट का। देखिए आपकी असाइलम की हियरिंग थी ना?
जी जी जी। तो अभी चांसेस क्या ना, असाइलम की हेयरिंग का बड़ा मुश्किल इसलिए होता है कि ऑब्वियसली मुझे नहीं पता कि क्या बेसिस था आपका असाइलम का, आपका एविडेंस किस तरह हुआ कोर्ट में, क्या आपने एविडेंस दिया, पहले इंटरव्यू में क्या डिटेल्स थी, कितना इंटरव्यू अच्छा था ख़राब था, क्रेडिबिलिटी की क्या इश्यूज़ थे, बड़ी चीज़ें होती हैं देखने को। तो मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल है कि हेयरिंग पे क्या चांसेस हैं। ये आपको बेहतर तौर पे वो बता सकते हैं चांसेस का, जो आपके वकील थे जो आपके साथ गए होंगे, उन्होंने आपका केस कंडक्ट किया है, तो वो बता सकते हैं कि जी आपका हेयरिंग पे क्या चांस है। जहाँ तक बच्चों की बेसिस का ताल्लुक है कि 7 साल यहाँ पे हो गए, तो ऑब्वियसली कोर्ट इस चीज़ को देखेगी कि यहाँ पे बच्चों को इतना टाइम हो गया है। वही ये आर्टिकल 8 जो है ह्यूमन राइट्स का, या फिर फैमिली प्राइवेट लाइफ जो है, उस हवाले से कोर्ट ज़रूर देखेगी, और उस पर हो सकता है कि वो आपके हक़ में फ़ैसला करें। लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, केस बाय केस कोर्ट फ़ैसला करती है हर चीज़ को देखते हुए। तो इसलिए बेहतर ये आपको जो बता सकेंगे जो आपका केस जो कंडक्ट कर रहे थे, जो आपके वकील थे। जी बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जाकिर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा बोल रहे हैं? वालेकुम सलाम। जाकिर भाई, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे प्लीज़। जी जी पूछें। जाकिर भाई, मैं 16 साल पहले आया था, इनलीगल असाइलम किया था, तो फिर ब्रिटिश लड़की के साथ शादी की, बेटी हुई। मुख्तसर सी बात यह है कि मुझे 2009 में डिस्कशनरी लीव मिली 3 साल की बच्ची के बेस पे। जब मुझे डिस्कशनरी लीव मिली, फिर मेरी काफ़ी हालात ख़राब होने शुरू हो गए मेरी वाइफ के साथ। तो इस दरमियान डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, फिर मुझे सेपरेशन हो गई। जब मेरी एक्सटेंशन का टाइम आया, मैंने उनको बता दिया, तो उन्होंने मुझे 2.5 साल की लीव दी, और उन्होंने कहा कि 2.5 साल की और लेनी पड़ेगी, 10 साल नहीं 5 साल के रूट में। अच्छा, अब हुआ ये कि जब मेरी वो 2.5 साल वाली भी एक्सटेंशन खत्म होने वाली थी, टोटल मुझे 7 साल हो गए थे लीगल, और 16 साल हो गए वैसे। बच्ची के साथ कांटेक्ट कोर्ट में चल रहा है, आखिरी स्टेज पे है, लेकिन वो मुझे कहती है मैंने नहीं मिलने देना। तो बच्ची से भी उसने गलवा दिया कोर्ट में कि मैं नहीं मिलना चाहती डैड से। तो अब मसला ये है कि मैंने एप्लीकेशन दी थी डोमेस्टिक वायलेंस की, रिफ्यूज़ हो गई वो 6 महीने पहले। तो उन्होंने राइट ऑफ अपील नहीं दिया, तो उनको वो खुद ही रिव्यू उन्होंने किया बाद में, उसको भी अभी रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं वायलेंस हुआ है, उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, सारा कुछ है, लेकिन तुम्हें हमने कभी वीज़ा नहीं दिया था, ये वाला स्पाउस वीज़ा, इस वजह से हम तुम्हें इंडेफिनिट नहीं दे रहे। अभी मुझे पूछना ये है कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, मैं दोबारा एप्लीकेशन करूं उसी को एक्सटेंशन कराने के लिए, नहीं आप सॉरी या GR करूं? देखें, अभी आपका वीज़ा कब ख़त्म हुआ था? वीज़ा मेरा 4 महीने पहले, लेकिन वो मैंने विदिन टाइम ही डाला था, 28 डेज पहले। तो अभी उसका फैसला तो हो गया ना? उसका फैसला हो गया, लेकिन अभी मेरे पास 28 दिन है ना। जी जी 28 दिन होते हैं ना जब वो एडमन रिव्यू। तो अभी जो आपने एप्लीकेशन डाली थी एक्सटेंशन के लिए, वो किस डोमेस्टिक वायलेंस की बेसिस पे डाली थी कि बच्ची की बेसिस पे डाली थी? इंडेफिनिट के लिए डाली थी। जी बिल्कुल इंडेफिनिट के लिए डाली थी जी। नहीं, इंडेफिनिट की किस बेसिस पे डाली थी आपने? डोमेस्टिक वायलेंस वाली। तो आपको तो पहले बच्ची की बेसिस पे मिला था ना? जी जी, मुझे किसी ने बताया था कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तुम्हारे साथ, तो उसने, पुलिस ने भी पकड़ा था उसने। जी देखिए, इसमें ये है कि अब मुझे पूछना ये है, सिर्फ पूछना ये है कि मैं अभी इसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जाऊं, या मैं वही पुरानी वाली लीव को कंटिन्यू करने के लिए दोबारा एप्लीकेशन दूं? अभी मेरे पास 7 दिन बाकी हैं। जी देखें मैं उसी पे वही कह रहा हूँ। अब अगर पुरानी वाली आप एप्लीकेशन कंटिन्यू करते हैं तो बच्ची से तो आप मुलाकात नहीं कर रहे ना, वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया आपको? फाइनल हियरिंग नेक्स्ट मंथ है, लेकिन वो मिलने नहीं देती मेरी एक्स वाइफ को। वो बच्ची से उसने करवा दिया कि बच्ची मेरी कहती है मैंने नहीं मिलना। देखिए, इसमें जो मुझे ऑन द फेस ऑफ इट जो लग रहा है वो बेहतर तो ये है कि बच्ची की बेसिस पे आप एप्लीकेशन करें, क्योंकि अभी कॉन्ट्रैक्ट के मामला तो चल रहा है ना, अभी ख़त्म तो नहीं हुआ। लेकिन अगेन मुझे डोमेस्टिक वायलेंस के क्या इश्यूज थे क्या नहीं थे मुझे नहीं मालूम। सॉरी मैं आपकी एक मिनट, मुझे पूछना ये है कि अगर मैं वो एप्लीकेशन करता हूँ तो वो मेरी कंटिन्यू रहेगी वो 3C लीव वाली? देखिए, वो तो आपकी ख़त्म हो चुकी हुई है। जब आपको उन्होंने रिफ्यूज़ किया, आपको राइट ऑफ अपील नहीं दिया, तो आपकी वो लीव जो है वो ख़त्म हो गई। 28 दिन जो आपके पास होते हैं वो जिसमें आप नई एप्लीकेशन कर सकते हैं, उसमें आपकी 3C लीव कंटिन्यू नहीं होती।
मेरा आपको मशवरा यही होगा कि बेहतर है किसी वकील के पास जाके आप, क्योंकि अभी मुझे नहीं मालूम कि डोमेस्टिक वायलेंस के क्या इश्यूज़ थे आपके, जिसको रिफ्यूज़ किया है तो उसमें आया JR करना चाहिए या स्ट्रॉन्ग बेस बनता है, नहीं बनता जब तक वो केस देखा ना जाए। इसी तरह अभी आप मुझे ये भी बता रहे हैं कि आपकी बच्ची के साथ भी मामला चल रहे हैं, अभी कोर्ट डिसाइड करेगी। तो एक तरफ तो ये भी किया जा सकता है कि बच्ची की बेसिस पे एप्लीकेशन की जाए। मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ हैं। बेहतर ये है कि आप किसी वकील के पास जाके आप डिटेल में इसको डिस्कस कर सकें। आप चाहें तो मुझसे भी मुलाकात कर सकते हैं, किसी भी वकील के पास जा सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक वक्फे का टाइम हो गया, आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो, मैं हूं जाकिर खान। हम ब्रेक से पहले कॉल्स ले रहे थे, टेलीफोन कॉल्स का सिलसिला जारी था। उसी सिलसिले को जहां से मुनक़ता हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं और अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मेरा नाम अदील है जाकिर भाई। मैं एंटरप्रेन्योर वीज़े के हवाले से सवाल करना था मुझे। जी बोलिए। ये मेरे कज़न ने पाकिस्तान से अप्लाई किया था एंटरप्रेन्योर वीज़ा, उन्होंने और उनके दोस्त ने मिलके एज ए पार्टनरशिप में, वो रिफ्यूज हो गया। उन्होंने कोई 3 ऑब्जेक्शन लगाए थे, जिनमें से एक वो मिसकम्युनिकेशन हो गई थी एप्लीकेंट और इमिग्रेशन ऑफिसर के बीच, और 2 उन्होंने लगाए थे रिसर्च के हवाले से कि आपने जो पॉइंट ऑफ सेल्स बताया है वो इतना कोई खास नहीं है, उसके अराउंड जो है वो मार्केट बहुत बड़ी है, तो हम नहीं समझते कि आप बहुत अच्छा वहाँ पे कोई काम कर सकते हैं। और दूसरा उन्होंने लगाया कि जो आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो आपके नहीं है, वो बेसिकली ड्यूरिंग द डिस्कशन इमिग्रेशन ऑफिसर ने जो डिस्कस किया आपने वो लिखा है। तो बेसिकली वो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर। और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में गया, उसमें उन्होंने एक पॉइंट जो मिसकम्युनिकेशन वाला था वो तो उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, लेकिन 2 को वैसे ही रखा। अब मसला ये है कि जो बिजनेस प्लान उन्होंने दिया था, बिजनेस प्लान के अंदर वो कह रहे हैं हमने क्लियरली ये बात लिखी है कि हमारा जो यूनिक सेल्स पॉइंट है वो 10% डिस्काउंट हम ऑफर करेंगे, और लॉन्ग टर्म जो भी उन्होंने यूनिक सेल्स उन्होंने बनाई थी वो उन्होंने बताई। मैं पूछना आपसे ये चाह रहा हूँ कि अपील में जाना है, अब 28 दिन का टाइम है, क्या मैं यहाँ से अपील कर सकता हूँ उनके केस के लिए? देखें, पहली चीज बहुत जेन्युइन है उनका। पहली चीज तो ये है, आप कहिए प्लीज। पहली चीज ये है कि अपील का उनके पास राइट नहीं है, ठीक है ना। उनको अपील का राइट नहीं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू पे उनको 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 वो मौका मिला था, ठीक है, जिसमें एंटी क्लियरेंस मैनेजर ने उनका केस दोबारा से देखा होगा, जिसको उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब अपील नहीं कर सकते वो, शायद कह रहे हैं चैलेंज कर रहे हैं हाई कोर्ट में। इसको जुडिशल रिव्यू के लिए आप जा सकते हैं, यानी कि हाई कोर्ट में आप इस जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू है या जो पहले उन्होंने डिसीजन दिया था उसको चैलेंज कर सकते हैं। और उसमें सॉरी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपको ये पॉइंट्स तो मैंने तीनों बता दिए आपको। जो ये देखें, ये इस तरह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि अब आप ये कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि आपने पता नहीं ये USPs यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हैं वो इमिग्रेशन ऑफिसर से लिए हैं। अब मुझे नहीं पता कि उनकी क्या एक्सप्लेनेशन है, क्या नहीं है, उनके बिजनेस प्लान में क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि अगर वो उसको चैलेंज करना चाहते हैं और अगर ये समझते हैं कि जी हमारे बिजनेस प्लान में तो सारा कुछ था और जेन्युइनली हमने सारा कुछ दिया भी है और बिल्कुल जो है वो जो एंटी क्लियरेंस ऑफिसर है उसने गलत तरीके से रिफ्यूज़ किया है, सही तरीके से नहीं केस देखा, तो फिर इसका इलाज ये है कि इसको फिर जुडिशल रिव्यू के ज़रिए चैलेंज किया जा सकता है यहाँ पे हाई कोर्ट में, और वो यहीं पे ही चैलेंज किया जाता है और यहीं से एप्लीकेशन हो सकती है। यहाँ से एप्लीकेशन हो सकती है, यानी कि मैं अगर स्टेप फॉरवर्ड करूँ तो मैं यहाँ से इस केस को फर्दर प्रोसीड कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, मतलब इंस्ट्रक्शन तो वही देंगे जो आपके दोस्त हैं, लेकिन वो यहाँ पे किसी भी सोलिसिटर को यहाँ पे वो इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो उनके बिहाफ पे यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। ओके जाकिर भाई, बहुत शुक्रिया। आई विल गेट बैक टू यू इन द ऑफिस। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी हेलो, कौन सा बोल रहे हैं? यूसुफ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम यूसुफ साहब, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है। मैं जाकिर खान बोल रहा हूँ, बोलिए क्या सवाल है आपका?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी यूसुफ साहब। जी मुझे ये पूछना था कि वो बायोमेट्रिक हो गया है कि अपील अलाउ होने के बाद, तो उसके बाद वो कार्ड कितने टाइम तक आता है? क्योंकि मैं ऑलरेडी मंथ के ऊपर हो गया है, लोग बोलते 10 दिन में आता है, तो उनको कोई कांटेक्ट करने का कोई नंबर वगैरह मिल सकता है सर जी? देखिए नंबर तो कोई मुझे भी याद नहीं है, हाँ लेकिन उसका ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन के अंदर आ जाए। जी बाज़ वक़्त चंद हफ़्ते लग जाते हैं, 2-3 महीने भी लग जाते हैं। तो उसका बेहतर तरीका ये है कि जो बायोमेट्रिक हो गए हैं और ऑब्वियसली उस पर भी कोई एड्रेस वगैरह होगा, तो अगर आपके वकील हैं तो वकील उनको लेटर लिख सकते हैं होम ऑफिस को, नहीं तो आप ख़ुद फिर लेटर लिख सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं कि जी बायोमेट्रिक हो गए और कितना टाइम लगेगा। लेकिन आम तौर पे अगर अभी महीना ही हुआ है तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि 10 दिन के अंदर अंदर बायोमेट्रिक कार्ड जो है वो आ जाए। बायोमेट्रिक होने के बाद 2-3 महीने लग सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं बात कर रहा हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? डॉक्टर साहब मेरे पास 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव थी जो ख़त्म हो रही है नवंबर में। तो मैंने एक 2 लाख प्रोग्राम में कहते सुना है सोलिसिटर से कि अभी वो जो डिस्क्रिप्शन लीव वाले हैं वो सेम डे सर्विस के लिए वो जा सकते हैं विंडो पर। एक तो मुझे प्लीज़ ये कंफर्म करना था, और एक सवाल ये है कि मेरा जो है, मैं वैसे कंपनी में एक जॉब करता हूँ लेकिन मेरे पास प्राइवेट हायर का बैज है जो ख़त्म हो रहा है इस 10 तारीख को, और वो मुझे नया नहीं इशू कर रहे क्योंकि कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है वो 3 साल का वैलिड वीज़ा नहीं है, राइट टू वर्क नहीं है। तो मुझे ये ऐसे इमिग्रेशन से रिलेटेड तो नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या आप? अच्छा, पहली बात तो ये है कि आप सेम डे सर्विस पे जा सकते हैं, ठीक है। आपका वीज़ा कब ख़त्म हो रहा है? नवंबर में। अच्छा, नवंबर में है। अच्छा ठीक है, तो जब 28 दिन रह जाएं वीज़े को ख़त्म होने में, तो फिर आप जाके इंडेफिनिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सेम डे सर्विस पे जा सकते हैं। अब जहाँ तक आपका वो लाइसेंस के बैच का ताल्लुक़ है, तो मुझे तो नहीं पता कि एग्जैक्टली उनके क्या कानून क्या उनको उनके रूल्स क्या हैं कि जी 3 साल का वीज़ा होना ज़रूरी है कि नहीं। लेकिन मुझे ज़रा थोड़ा सा अनफेयर लगता है कि अगर ऐसा हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि किसी के पास 3 साल का वीज़ा हो, एज लॉन्ग एज आपके पास राइट टू वर्क ख़त्म हो रहा है। लेकिन आपके पास राइट टू वर्क तो अभी नवंबर तक तो वैसे ही है ना, तो नवंबर तक तो वैसे ही आपके पास राइट टू वर्क है। तो जब तक आपके पास राइट टू वर्क है उस वक्त तक तो आपको उनको एकोमोडेट करना चाहिए। तो आप इस बेसिस पे उनको आपको चाहिए कि आप उनसे बात करें, जो भी रेलेवेंट अथॉरिटी है या किसी वकील के ज़रिए, कि जी ये नवंबर तक इनका वीज़ा तो वैसे ही है, तो आप इनको किस तरह रिफ्यूज़ कर रहे हैं। और फिर जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होगा तो उससे पहले आप जाके सेम डे सर्विस पे इंडेफिनिट ले सकते हैं। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी मैं आज़म बात कर रहा हूँ, तो मैंने बात करनी थी जाकिर साहब से। जी आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, मैं जाकिर बोल रहा हूँ। आज़म साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? अच्छा सर, मैंने ये असल में सवाल करना था कि ये जो आपने बताया था कि ये सिटीजनशिप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 10 ईयर में कोई कोर्ट कन्विक्शन वगैरह, तो मैंने सर ये पूछना था कि मेरा एक्चुअली ड्राइविंग की मुझे फिक्स पेनल्टी टिकट मिली थी, तो वो चूँकि मैंने मुझे लग रहा था कि उन्होंने रॉन्ग दी है, एक टर्निंग गलत हो गई थी थोड़ी सी। क्या गलत हो गई थी? मुझे लग रहा था रॉन्ग टर्निंग पे, तो मैंने उसको हर कोर्ट में उसको फिर चैलेंज किया, लेकिन वो ये हुआ कि वो हर कोर्ट ने भी वो उसको नहीं सुना, यानी कि वो बात ना, तो वो सेम वही वो टिकट उन्होंने फिर उसी तरह 3 पॉइंट मुझे लगे थे और फाइन 100 पाउंड की टिकट थी वो, उसी को कंटिन्यू किया। तो आया कि वो माइनर्स में है, वो ज्यादा उसकी फिक्र की बात नहीं है जब नेशनलिटी अप्लाई करनी। कितना अर्सा पहले की बात है ये? वो तकरीबन 2 साल पहले की बात है। तो आपकी नेशनलिटी कब ड्यू हो रही है? नहीं, वो तो अभी मेरे 2 साल हैं, लेकिन वो मैं अभी ये पूछ रहा हूँ कि ये जो आपने कहा कि क्योंकि ये कन्विक्शन तो हुई, लेकिन ये फिक्स पेनल्टी थी जी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल अभी आप जब 2 साल बाद अप्लाई करते हैं उस वक्त तक इसको ऑलरेडी 4 साल हो चुके होंगे, तो ये कोई 100 पाउंड 3 पॉइंट्स आपको मिले हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बेसिस पे या इस वजह से आपको
वो रिफ्यूज़ करेंगे। इसमें बहरहाल जो फिक्स टिकट मिली थी ना, फिक्स थी ना, तो मैंने चैलेंज किया था जी कोर्ट में जी इसको। ठीक है, मैं समझ गया। तो इसमें बहरहाल होम ऑफिस की या नेशनलिटी डिपार्टमेंट की डिस्क्रेशन होती है, लेकिन आम तौर पे 3-4 साल हो जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको ज़्यादा इशू बनाएंगे जी। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उस्मान है सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे पास ई फैमिली मेंबर डिपेंडेंट वीज़ा है। 4 साल हो गए सर वीज़े को, नेक्स्ट ईयर मेरा इंडेफिनेट है। और मुझे ये पूछना है कि क्या मैं अपने छोटे भाई के लिए एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर वीज़ा अप्लाई कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो इसके कितने चांसेस हैं? देखिए, छोटे भाई के लिए अगर आप एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर के वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वो क्या, वो आप पे डिपेंडेंट है? जी, वो मेरे पे डिपेंडेंट है, लेकिन 25 इयर्स ओल्ड है। वो यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े पे था, उसका ओवरस्टे हो गया है 1 साल से। देखें, बात ये होती है जब आप ऐसा वीज़ा अप्लाई करते हैं तो इसमें ऑल्दो की प्रोविज़न तो होती है कि आप कर सकते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है, ख़ास तौर पे जब वो 25 इयर्स के हैं, यहाँ पे ओवरस्टेयर हैं, स्टूडेंट आए थे। आपको एविडेंस शो करना होता है कि वो आने से पहले आप पे डिपेंडेंट थे, आपके साथ रह रहे थे, अब भी वो डिपेंडेंट हैं आप पे, आपकी वाइफ पे इनफैक्ट, क्योंकि असल यूरोपियन सिटीज़न तो वही है ना कि वो कि उन पे वो डिपेंडेंट हैं थ्रू आउट। तो इस एज में 25 इयर्स में जिस तरह आप मुझे बता रहे हैं स्टूडेंट आए थे, ओवरस्टेयर हो गए, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल प्रोविज़न है। बेहतर है किसी वकील के पास जाके इसको डिटेल में डिस्कस करें। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं अगर वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट अप्लाई करूँ, मेरा एक बेबी है, तो क्या ये इफेक्ट करेगा मेरे इंडेफिनिट पे या नहीं करेगा? आपके पास वो रेजिडेंस परमिट है ना अदर यहाँ पे 5 यूरोपियन, और आप कह रहे हैं कि अगर आप चाइल्ड टैक्स क्रेडिट के लिए अप्लाई करें? जी, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट और वर्किंग टैक्स क्रेडिट। जी, अगर आप काम कर रहे हैं, एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हैं, आपकी वाइफ ट्रीटी राइट यहाँ पे एक्सरसाइज कर रही है, तो फिर फर्क नहीं, दोनों काम कर रहे हैं जी, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज आप काम कर रहे हैं, अनलेस के फ्यूचर में कोई कानून में तब्दीली आ जाती है। क्योंकि यूरोपियन वो EU के हवाले से, जैसा कि आपको पता है, अभी रेफरेंडम में फैसला हुआ था कि UK जो है वो बाहर निकले, तो अनलेस की गवर्नमेंट कोई कानून ले आती है, वक्तन फ़वक्तन चेंजेस आती रहती हैं, तो वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन करंटली जो सिचुएशन है उस हिसाब से तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं साकिब बोल रहा हूँ। मैंने आपसे पूछना था कि I've been a family member of a European national, तो उस बेसिस पे मुझे 5 years का रेजिडेंस परमिट मिला था, लेकिन बीच में प्रॉब्लम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने अप्लाई किया था रिटेन राइट इन द UK, जो उन्होंने मुझे दिया था। ये मुझे रेजिडेंस परमिट 2012 में मिला था, और रिटेन राइट इन द UK अभी मिला मुझे, ठीक है। अब ये जो है वैलिड टिल 2020 है। अब जो रेजिडेंस परमिट था वो वैलिड टिल 2017 अक्टूबर था, उस पे मुझे आगे इंडेफिनिट होना था। अब मैंने ये पूछना है कि जो मुझे रिटेन राइट इन द UK मिला है 2020 तक, इसमें जो टाइम है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा जो पीछे मैंने टाइम स्पेंड किया है यहाँ पे, या मुझे 2020 तक वेट करना पड़ेगा? और मैंने ये भी आपसे पूछना था कि आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, जो लॉज चेंज हुए हैं यूरोपियन के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह? देखें, जहाँ तक आगे का सिचुएशन है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मेरा नहीं ख्याल कि वैसे कोई मेजर किस्म की ऐसी चेंज होगी कि जिसकी वजह से जो ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्टिंग ये डिपेंडेंट्स हैं उनको कोई फ़र्क पड़े, लेकिन ऑब्वियसली ये तो वक्त ही बताएगा जब गवर्नमेंट इस सिलसिले में क्या करती है। जो आपका पहला सवाल था ना, जो अब उसमें देखना ये होगा कि जो आपने पहले अपनी वाइफ की बेसिस पे, जी, रेजिडेंस परमिट जो तो वाइफ की बेसिस पे था, उसमें कितना अर्सा आपकी वाइफ थ्रू आउट काम करती रही हैं, जिसको आपके 5 इयर्स में शामिल किया जाए, और उसके बाद से कितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से कैलकुलेट करना होता है कि आपकी वाइफ जो है वो जब आप उनके साथ रह रहे थे या नहीं भी रह रहे थे तो वो अपना ट्रीटी राइट कितना अर्सा एक्सरसाइज कर रही थी। क्योंकि अगर उन्होंने आपको रिटेन राइट ऑफ रेजिडेंस दिया है तो उस हवाले से तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपकी वाइफ यहाँ पे ट्रीटी राइट जो है एक्सरसाइज कर रही थी एट द रेलेवेंट टाइम, जिस वक्त आपकी डिवोर्स हुई और आप लोग इकट्ठे भी रहे। लेकिन देखना ये है कि कितना अर्सा आपकी वाइफ वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रही थी, और फिर उसके बाद जब आप डिवोर्स होती है आपकी, तो उसके बाद से लेकर आप ऑब्वियसली जब तक काम करें, आपने टोटल 5 इयर्स कंप्लीट करने हैं कि 5 इयर्स जो है आपकी वाइफ, और या फिर जब आपकी वाइफ से डिवोर्स हो गई तो आप
ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे थे। उसको ऑब्वियसली सारी जब तक सिचुएशन आपकी मालूम ना हो तो कुछ कहना मुश्किल है, बेहतर है किसी वकील के पास जाके आप इसको डिटेल में डिस्कस कर लें। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अच्छा नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक मरतबा फिर ब्रेक का टाइम हो गया है, तो आप किधर जाइएगा नहीं, थोड़ी देर में दोबारा हाजिर होते हैं। बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं द लॉ शो। मैं हूं जाकिर खान। हमारे प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा है, तो इसलिए बगैर कोई वक्त ज़ाया किए अपने अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही हैं और क्या सवाल है आपका? मैं मिसेस अहमद बात कर रही हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि मेरा रिसेंटली ILR हुआ है 10 इयर्स रेजिडेंस, लॉन्ग रेजिडेंस की बेस पे 2 वीक्स पहले। मैंने आपसे पूछना था कि मेरे हस्बैंड ब्रिटिश सिटीजन है, मुझे 1 साल वेट करने की ज़रूरत है कि मैं स्टेट वाइड पासपोर्ट के लिए, ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकती हूँ नेचुरलाइजेशन के लिए? नहीं, आपको 10 इयर्स जी आपको 10 इयर्स की बेसिस पे मिला है, तो आपको 1 साल वेट करना पड़ेगा, फिर आप नेशनलिटी के लिए अप्लाई करेंगी। जी अच्छा, और मेरे हस्बैंड ब्रिटिश सिटीजन है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनके पास सिटीजनशिप है? जी, क्योंकि आपको जी आपको मेरे ख्याल में वेट करना पड़ेगा। जी ओके सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अगले थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? जी अली बात कर रहा हूँ। जी अली साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? सवाल ये है कि मैंने वीज़ा अप्लाई किया था 2.5 हफ्ते बाद, उसके बाद एक्सटेंशन के लिए, तो टोइक वाला सिलसिला हो गया मेरे साथ जी। तो अभी उसके लिए कोई अपडेट मिलेगी? उन्होंने 2 वीक के लिए अपील के लिए उन्होंने मुझे दिया है, तो कहते हैं अभी अपील पे डाल दें। तो अभी ये बताएं कि खाली मैं तो नहीं हूँ, जाहिर सी बात है टोइक बहुत से लोगों ने किया, तो इसकी कोई अपडेट है? कोई अभी मैं इसको विन कर सकता हूँ या मुझे क्या करना पड़ेगा? अभी आपको अपील का राइट दिया उन्होंने? जी अभी तो आप अपील करें ना। और अभी फ़िलहाल तो टोइक का जो लास्ट डिसीजन था वो कोर्ट की तरफ से यही था, क्योंकि होम ऑफिस प्रूफ नहीं कर सका था कि जिन लोगों ने टोइक किए वो गलत तरीके से किए सारों ने, तो इसलिए वो केस बाय केस देखते हैं। कोर्ट जब आप जाते हैं तो वो कोर्ट को आपको सेटिस्फाई करना होता है कि आप ख़ुद गए थे। अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो ठीक है, तो केस बाय केस वो आपके पूरा एविडेंस के हिसाब से फ़ैसला करती है कोर्ट। तो अभी आप फ़िलहाल तो अपील करें, और अगर आपने ख़ुद किया, आपको सारा मालूम है कि किस तरह आपने कब कैसे दिया था टेस्ट वगैरह, और प्रूव कर सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही है? जी मैं मिसेस जिशान बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मैंने अपने मॉम को विजिट वीज़ा अप्लाई किया था, 2 इयर्स वीज़ा। जब वो विजिट करने आई थी तो 5 मंथ यहाँ पे रह के गई थी। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वो जब हम नेक्स्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उस पे होम ऑफिस को कोई इतराज़ तो नहीं होगा? लाइक शी स्टे फॉर 5 मंथ्स। विद इन टाइम चली गई थी ना, 6 महीने के अंदर अंदर। जी 6 महीने के अंदर अंदर चली गई थी। जी देखिए, आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब वो अप्लाई करेंगी तो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि जी मेरा इरादा था, जो भी उनका इरादा था जाने का इतने अरसे का, जिसके लिए उन्होंने वीज़े के लिए उन्होंने फॉर्म में मेंशन किया था कि वो 2 महीने के लिए आएंगी, लेकिन वहाँ पे हालात की वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा गुजारना पड़ा, जो भी रीज़न्स थे, और लेकिन मैं विद इन टाइम जो है वापस चली गई। तो मेरे नहीं ख्याल कोई ज़्यादा मसले वाली बात होगी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं सलीम बोल रहा हूँ लिवरपूल से। जी सलीम साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी जाकिर भाई, आपसे सवाल है। एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था वाइफ के लिए, तो 2014 में, तो उन्होंने वीज़ा उन्होंने दिया था, स्पाउस वीज़ा 2.5 इयर्स का। तो अभी वो एक्सपायर हो रहा है मार्च 2017 में, अराउंड 9 मंथ्स है, 9-10 मंथ्स। तो मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या मुझे दोबारा उसके लिए सेम प्रोसीजर है का मुझे, क्योंकि वो वहाँ से इंग्लिश टेस्ट पास करके आई थी, तो यहाँ उनके लिए दोबारा इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा? क्या
वही सर्टिफिकेट अगर उन्होंने पास किया हुआ है तो वही चल जाना चाहिए जी। ठीक है सर। और सेकंड थिंग, क्या मुझे सेम ही प्रोसीजर होगा वही 18,000 जी 18,600 की आपको इनकम कंबाइंड या अकेले की शो करनी पड़ेगी मिनिमम, और उस सिलसिले में आपको अपनी पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट्स, एम्प्लॉयज़ लेटर्स, वो सारा कुछ देना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ्स का। और सर जी ये मुझे वीज़े की एक्सपायरी से कितने दिन पहले जमा कराना पड़ते हैं, सबमिट करना दोबारा वीज़े के लिए? जब आपके वीज़े को या आपकी वाइफ के वीज़े को ख़त्म होने में 28 दिन रह जाएं, 28 दिन, तो फिर आप कर सकते हैं एप्लीकेशन। ठीक है सर। तो ये मुझे कि जो अब अप्लाई करते हैं दोबारा, मैंने पहले मरतबा जब किया था मुझे 6 मंथ के पे स्लिप्स, बैंक स्टेटमेंट वगैरह मैंने शो किया था, तो मुझे दोबारा 3 महीने के कि 6 महीने के, कितने के दोबारा शो कर? 6 महीने की 6 महीने की 6 महीने के जी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब मैं लियाकत अली बात कर रहा हूँ। जी सॉरी, कौन? लियाकत अली? कैसे हैं आप? जी लियाकत साहब बोलिए। जी मैं अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र। अच्छा मैंने तो 3 चीजें आपसे पूछनी है। जी बोलिए। कि अगर हमारा केस या कोर्ट ऑफ अपील में है और मेन एप्लीकेंट जो है वो अगर 10 ईयर कंप्लीट करके एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेता है, तो डिपेंडेंट है वो विड्रॉ नहीं करना चाहते, क्या हुआ? तो डिपेंडेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का? सॉरी मैं बीच में आपकी आवाज कट गई। अगर आपका कोर्ट ऑफ अपील में है फिर क्या? अगर एक जो मैन एप्लीकेंट है वो अपनी अपील विड्रॉ कर लेता है और जो डिपेंडेंट है वो सेम कंटिन्यूस कर सकते हैं? नहीं देखें, वो तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि मेन एप्लीकेंट की वो थी, बाकी तो डिपेंडेंट थे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मेन एप्लीकेंट विड्रॉ कर ले और डिपेंडेंट्स रहें, क्योंकि एप्लीकेशन तो मेन एप्लीकेंट की है ना। अच्छा, तो अगर ये सारे बंदे इकट्ठे विड्रॉ करते हैं तो हम अगर विंडो पे जाना चाहते हैं 10 ईयर पे, तो हमें कोर्ट की तरफ से कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए या जो हमने लेटर भेजा है मोर देन एनफ है? आम तौर पे तो बेहतर होता है कि कोर्ट की कंफर्मेशन हो, लेकिन अगर वो नहीं है, जब आपने लेटर भेजा आप 1-2 दिन वेट, क्योंकि जब आप भेजते हैं और आप फिर कोर्ट से कंफर्म कर लें कि उनको मिल गया और एप्लीकेशन विड्रॉ हो गई, अगर वो कहें कि जी हाँ हो गई आपकी विड्रॉ एप्लीकेशन, लेकिन आप लेटर जो हम लिखेंगे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो जिस दिन से वो कहते हैं विड्रॉन हो गई तो आप फिर जा सकते हैं। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब सलीम नाम है मेरा। मैंने बताया कि मैंने 7 इयर्स की बेस पे अप्लाई किया था। 22 फेब को मेरी बेटी 7 इयर्स की हो गई थी। 3 बच्चे मेरे इधर, तीनों इधर पैदा हुए हैं। एक 7.5 साल हो गई है, 5 साल और एक 3 साल की बेटी है। तो 29 फेब को मैंने पुटअप कर दिया था, फिर 2 वीक के बाद बायोमेट्रिक भी हो गए थे। तो अभी ऑलमोस्ट 5 मंथ हो गए हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तो नॉर्मली कितना टाइम लगता है इस पे, और ये रेशो क्या है ये 7 इयर्स? देखें, अच्छा आप 7 इयर्स के जब आपने अप्लाई किया था उससे पहले आप लीगल थे? लीगल थे? नहीं, मतलब मेरे केस, मेरे 2-4 साल से मेरे केस चलते रहे हैं। मतलब मैं कीप इन टच था मैं होम ऑफिस के साथ। लेकिन आप जो आपका स्टेटस जो है वो लीगल है थ्रू आउट? मेरा 2010 तक मेरा लीगल था, उसके बाद फिर मैं वही मालूम हो गया था। अच्छा, अगर ठीक है, ठीक है, आपने जो 7 इयर्स की बेसिस पे एप्लीकेशन की है अपने बच्चे की बेसिस पे, और उसको 5 महीने हो गए हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि आमतौर पे 6 महीने का टाइम फ्रेम होता है जिसमें नॉर्मली एप्लीकेशन डिसाइड हो जाती है, लेकिन बाज़ का ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है, जिसकी वजह से मैंने आपसे पूछा था कि आप लीगल हैं कि इलीगल हैं, कि अगर आप इलीगल हैं या ओवरस्टेयर हो गए थे और तब आपने एप्लीकेशन की है, अब जितना एप्लीकेशन को ज़्यादा टाइम लगेगा तो वो आपके लिए बेहतर है। इसको पुश करने के लिए मैं नहीं आपको बोलूँगा कि आप इसको पुश करें एप्लीकेशन को, और उनको आराम से डिसाइड करने दें। जी मैं ठीक है, बस यही आपसे मैं इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, अल्लाह हाफिज़। जी अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? सर मैं अहमद बात कर रहा हूँ लीड से। सर जी अहमद साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? जी अहमद साहब बोलिए। मेरा सवाल ये है कि सर मैंने इंटरव्यू का वीजा अप्लाई किया था, तो वो माशाल्लाह मेरी एक्सटेंशन हो गई है सर। 2 लाख पाउंड की सर।
तो अब मैं सर एक सवाल पूछना था, मेरे साथ 5 डिपेंडेंट भी है, अभी हमारा इतना अच्छा बिजनेस नहीं चल रहा, तो मैं क्या ये टैक्सी कर सकता हूँ या फिर सिक्योरिटी की जॉब कर सकता हूँ इसके बाद सर? नहीं, आप बिज़नेस कर सकते हैं। आप इसमें जो है वो ये 200,000 पाउंड्स की बेसिस पे। जी जी, वो मेरी एक्सटेंशन तो होगी सर, मैंने एक्सटेंशन का जी, लेकिन जब आप एक्सटेंशन हो गई है, आप जब इंडेफिनिट के लिए भी अप्लाई करेंगे तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप जॉब जो है वो कर रहे थे, वो जॉब कह रहा हूँ, ये बिज़नेस कर रहे हैं, आपका जो 2 लाख का आपकी इन्वेस्टमेंट भी हो गई हुई है सारा कुछ, तो आप कोई और जॉब नहीं कर सकते। तो सर तो फिर इसमें मैं डेफिनेट जाने के लिए मुझे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए मोर सर? देखिए, उसमें तो आपको अपने अकाउंट्स वगैरह, अपने एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स, ये सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी ना। तो डेफिनेट में फिर सर इसी तरह का देना पड़ेगा जैसे अभी हमने एक्सटेंशन के लिए गए हैं सर पहले? जी बिल्कुल, वो तो 2 लाख का तो हमने वो उनको स्टेटमेंट दिखाई थी क्या? जी जी, इसी तरह। और उसकी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, जो कि बेहतर आप किसी वकील के पास जाएं तो आपको लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो बता देंगे, दे देंगे कि भाई क्या क्या आपको इंडेफिनिट के लिए वो चाहिए होगी। यानी कि डेफिनेट के लिए, यानी कि मैंने तो सोचा था कि शायद इसके बाद हमारा वो सिर्फ इंग्लिश का कोर्स हो रहा है एक। नहीं, आपको वो देने पड़ेंगे डॉक्यूमेंटेशन, जैसा कि मैंने कहा वो पूरी लिस्ट है गाइडेंस के हिसाब से, तो वो अगर आप चाहें किसी वकील के पास जाके तो वो आपको सारी डिटेल दे देंगे। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी रेहान बात कर रहा हूँ। जाकिर साहब कैसे हैं आप? जी रेहान साहब, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है, ठीक, अल्लाह का शुक्र। जाकिर साहब एक क्विक क्वेश्चन पूछना था आपसे प्लीज। जी बोलिए। 6th of Feb दिस ईयर मेरे को इंडेफिनिट लीव ग्रांट हुई है, तो फॉर सिटीजनशिप मुझे पूरे 12 मंथ यानी कि नेक्स्ट ईयर 6th of Feb तक इंतजार करना पड़ेगा, या मैं 28 डेज बिफोर 6th of Feb में अप्लाई कर सकता हूँ सिटीजनशिप के लिए? नहीं, आपको पूरा 1 साल इंतजार करना पड़ेगा। पूरा 1 साल? जी, जहाँ पे आप इतना इंतजार करेंगे वहाँ पे 28 दिन से क्या फर्क पड़ेगा? हाँ एग्जैक्टली, आई नो। सही, कोई बात नहीं, शुक्रिया जी, मैंने बोला कंफर्म कर लो आपसे। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। You've been placed on hold. Please wait. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं? जी खान साहब, मुबारक बात कर रहा हूँ। मैंने एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, जो सुरेंद्र सिंह रूट करके आते हैं, जी जो उनके नॉन EU फैमिली मेंबर्स होते हैं, जो रेजिडेंस कार्ड मिल जाता है UK का, तो वो उसके ऊपर कोई बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं? मेरे पास टीवी नहीं है, तो प्लीज फोन के ऊपर ही जवाब दे दीजिएगा। बेनिफिट तो वो यूरोपियन या जो ब्रिटिश है वही क्लेम करेगा ना। नहीं, वो तो क्लेम कर सकते हैं ना, उसका तो राइट है। मैं जो उनके नॉन EU फैमिली मेंबर्स हैं ना, जो उनके साथ EU राइट एक्सरसाइज करके आए हैं, जी वो ले सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है वो नहीं क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो उनके नॉन EU फैमिली मेंबर्स हैं वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल होते हैं UK में जब वापस आते हैं। जी, वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल ही होते हैं। जिन लोगों को आप सर्टन पीरियड के लिए यहाँ पे रहने की इजाज़त मिलती है तो वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल होते हैं। लेकिन वो 5 साल का परमानेंट देते हैं, वो तो परमानेंट ही होता है ना, लीडिंग टू परमानेंट। नहीं, वो परमानेंट नहीं होता ना, परमानेंट तो फिर उसके बाद मिलता है। तो जो 5 साल का होता है वो सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल होता है। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। जी हेलो। जी हाँ जी, आपकी कॉल थ्रू हो चुकी है, आप बात करें, कौन सा बोल रहे हैं और क्या सवाल है आपका? जी हाँ, मेरा नाम शशिकांत झा है सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी शशिकांत साहब, बोलिए क्या सवाल है आपका? सवाल ये है सर, जो मैं 2010 में यहाँ पर आया था हाईली स्किल्ड माइग्रेंट प्रोग्राम के तहत, और मैं मेरी बीवी हम दोनों यहाँ पर हैं, और मेरे दोनों बच्चे अभी भी नेपाल में ही है, दोनों मेडिकल साइंस पढ़ रहे हैं वहाँ, और मेरी ने अभी मेडिकल साइंस कंप्लीट कर ली, और मेरे लड़का। मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, आपके बच्चे नेपाल में पढ़ रहे हैं? जी हाँ, और मेरे दोनों मेडिकल साइंस में वहाँ से, इसलिए मैंने जब आया था उनको दोनों को लेकर आया नहीं था। एक हो गया 25 का, दूसरा है 23 का जी, और दोनों वहाँ अपना एजुकेशन कंप्लीट करने वाले। मेरे लड़के ने तो कंप्लीट कर भी ली, और उन लोग को यहाँ लाने के लिए प्रोसेस क्या हो सकता है मेरे हिसाब से? उन लोग अपने हिसाब से इंडिपेंडेंटली आ ही सकते होंगे, जो प्रोसेस यहाँ का होगा,
मेरे हिसाब से भी आने का उन लोगों को प्रोसेस हो सकता है? नहीं, आपके हिसाब से तो नहीं हो सकता, यानी कि आप पे वो डिपेंडेंट करके नहीं आ सकते। उसकी वजह ये है कि वो ऑब्वियसली ओवर 18 है और इंडिपेंडेंटली वो वहाँ पे पढ़ भी रहे हैं। तो अब वो जिस आप बता रहे हैं कि 23 साल के 23 ईयर्स के है ना, तो 23 है जी, चूँकि ओवर 18 है अगर कोई, तो फिर वो आप पे डिपेंडेंट करके नहीं आ सकते, वो अपने बेसिस पे किसी रूट पे फिर आ सकते हैं। जी अच्छा, तो फिर इसमें मेरे होने से उन लोगों को खास बेनिफिट होने वाला यहाँ पर तो नहीं है? नहीं, आपके होने से नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताया जा रहा नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो गया है, इसलिए मज़ीद कॉल्स हम नहीं ले सकते। तो जिन लोगों से बात नहीं हो सकी, अगर ज़िंदगी हुई इंशाल्लाह तो अगले हफ्ते आपसे दोबारा इसी टाइम यानी कि 6 बजे वीनस टीवी पे मुलाकात होगी नेक्स्ट ट्यूसडे इंशाल्लाह। इस दौरान अगर आप रब्ता करना चाहें तो मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, और अगर आपका कोई भी लीगल मसला है तो आप किसी भी वकील के पास जाके अपना केस डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, और बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।